हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। आज के वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जॉब सर्च। बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत टफ़ फेज़ होता है जब वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। तो आज हम कुछ क्विक टिप्स शेयर करेंगे। वैसे इस चैनल पे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं करियर से रिलेटेड। तो आइए क्विकली आज जानते हैं कि जॉब सर्च से रिलेटेड क्या टिप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अपने रिज्यूमे पर काम करना है, ये सबको पता है, लेकिन क्या काम करना है, आइए उस पर बात करते हैं। तो सब देखिए, आपका कोई भी जॉब एप्लीकेशन हो, सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम है, हमें प्रोफेशनल टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे देखे हैं, बहुत अनक्लीन टेम्पलेट में वर्ड फाइल है, एक के पीछे एक आपने डाल रखा है। आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आ गए हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे enhancecv.com, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल ऑनलाइन टेम्पलेट बिल्डर हैं जिसके बेसिस पर आप बड़े क्लीन सीवी बना सकते हो। आइडिया ये है, कोशिश करिए अपना सीवी 1 पेज में रखने की। अगर आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तब कोई बात नहीं, तब आप बड़ा सीवी बना लीजिए। बट अगर आपका 5 साल या उससे कम एक्सपीरियंस है तो कोशिश करिए कि आपका सीवी एक ही पेज में आ जाए और बहुत नीट लगे। तो पहला पॉइंट, प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज़ करना है। दूसरा, आपके बहुत सारे पॉइंट्स हमने कई बार देखा है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हैं, 3-3 लाइन के पैराग्राफ लिखे हैं। तो अपना पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव लिखना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं ये हैंडल करता हूँ एंड मैं वो हैंडल करता हूँ। इसकी जगह आपने सिर्फ एक लाइन में लिखना है कि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग हैंडल किया जिसमें आई हैंडल द बजट ऑफ 25 lakhs पर मंथ। द रिज़ल्ट ऑफ द कैंपेन परफॉर्मेंस वॉज 30% इंक्रीज़ इन रेवेन्यू। जो भी आपके पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है, क्योंकि जो भी आपका सीवी पढ़ रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े। वो क्विकली देखेंगे, क्विकली पॉइंट स्कैन करेंगे, और जितना इजी आपने उनके लिए पढ़ने के लिए बनाया होगा उतना इजी, उतना अच्छे से वो पढ़ पाएंगे। विनिंग फार्मूला जो सीवी का है वो ये है, 2 स्टेप्स हैं किसी भी सीवी के सिलेक्शन के। सबसे पहले आपका सीवी कोई रिक्रूटर पढ़ता है। रिक्रूटर को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता रोल के बारे में, तो रिक्रूटर ने टिपिकली आपके स्किल कीवर्ड्स मैप करने हैं। जब भी आप कोई जॉब पोस्टिंग देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि इस जॉब के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। वो स्किल्स आपके रेज्यूमे में दिख रही होनी चाहिए, तभी रिक्रूटर उसको शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर आप एक ऐसे जॉब में अप्लाई कर रहे हैं जहां लिखा है डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह वगैरह, ऐसे स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके सीवी में वो स्किल्स नहीं लिखे होंगे तो रिक्रूटर उन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो स्किल के कीवर्ड्स हैं वो आपके उस जॉब से मैच होने चाहिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड काम, आपके वर्क एक्सपीरियंस में या कॉलेज प्रोजेक्ट्स में वो वाले काम दिख रहे होने चाहिए जो काम उस जॉब से रिलेटेड हैं। तो पहले सीवी रिक्रूटर के पास जाएगा, जो रिक्रूटर स्किल कीवर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे। फिर सीवी आपके हायरिंग मैनेजर के पास जाएगा, जो हायरिंग मैनेजर जिस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं उस पोजीशन के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे कि क्या इस इंसान को ये काम आता है कि नहीं आता। फोर्थ पॉइंट, सीवी में रिजल्ट्स पे फोकस करना है जितना हो सके। अगर आपके पास 50 बातें हैं बताने के लिए तो उन 50 में से वही 5 बताइए जो रिजल्ट से रिलेटेड हों। अगर आपने 10 काम किए थे बट उन 10 काम में से 2 रिजल्ट्स आए थे तो उन 2 रिजल्ट्स के बारे में बात करिए, और ज़रूर अपनी टॉप अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर बात करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सीवी में इतनी सारी बातें लिखी हों कि जो आपकी टॉप सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाना ही आप भूल जाएं। तो ये फोर्थ पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इमेजेस और एक्स्ट्रा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत यूज़ करिए। आप कहाँ रहते हैं, मैरिड हैं, नहीं हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पर्सनली भी मिलके बता सकते हैं। अगर आपको एक लाइन अपनी हॉबी के बारे में यूज़ करनी है वो ज़रूर करिए, उससे आपको किसी की ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। बट बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग 4-4, 5-5 लाइन का पर्सनल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके सीवी में आपकी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल होना चाहिए, और अगर 1 या 2 लाइन आप अपनी हॉबी को देना चाहते हैं उतना काफ़ी है। सेकंड है स्टेप, मेक अ प्लान। ऐसा नहीं कि बस सीवी बनाया और जॉब साइट में लेके सुबह शाम डालने लग गए। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए कंपनी की, और आइडियली उस लिस्ट को कैटेगरी वाइज बांटिए। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा कि आप बेसिकली सुबह जॉब साइट खोलेंगे, उसके बेसिस पर जो भी आया होगा आप अप्लाई कर देंगे। आपको लगेगा मैंने आज 4 जगह अप्लाई कर दिया, मेरा काम हो गया। बट ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इन 4 टाइप की या 5 टाइप की कंपनीज़ में जा सकता हूँ।
फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन 4 टाइप की कंपनीज़ 5 टाइप की कंपनीज़ में कैटेगरी में कौन कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ या जो मुझे ले सकती हैं। उसके बाद आपको अपना CV और कवर लेटर थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है फॉर ईच कैटेगरी। इमेजिन करिए एक कैटेगरी है कंपनी की ई-कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और एक कैटेगरी है कंपनी की मान लीजिए गेमिंग कंपनी जैसे लूडो किंग या EA स्पोर्ट्स या कोई और। तो आपका अगर आप एक डेवलपर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दोनों अलग अलग कंपनी के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना चाहते हैं या अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका CV उस हिसाब से बनाओ। जब एक गेमिंग कंपनी का हायरिंग मैनेजर आपका CV खोल रहा है तो उसको वो स्किल्स और वो प्रोजेक्ट्स देखने हैं, जैसा हमने पिछले पॉइंट में बताया, जो उस रोल से रिलेटेड हैं। जब कोई ई-कॉमर्स कंपनी का मैनेजर आपका CV खोल रहा है तो उनको वो प्रोजेक्ट्स देखने हैं जो उस पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड हैं। तो पहला स्टेप प्लान करना है, कैटेगरी ऑफ कंपनी। सेकंड, CV और कवर लेटर उसके हिसाब से बनाना है। थर्ड, प्रोजेक्ट्स ज़रूर मेंशन करने हैं CV और कवर लेटर में। अगर आप जॉब कर चुके हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो जिस कैटेगरी ऑफ रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, या अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने इंटर्नशिप में कोई प्रोजेक्ट किए होंगे या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट किए होंगे, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपने ज़रूर बताने हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट में 90% कॉन्वर्सेशन इसी के ऊपर होती है कि आपने क्या काम किया था। अगर आपके CV में सफिशिएंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपका हायरिंग मैनेजर आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। फोर्थ, सिर्फ जॉब साइट्स पे रिलाय नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ रिक्रूट नहीं कर रही हैं या रिक्रूट कर रही हैं जो पोजीशन डालने वाली हैं, या उन्होंने पोजीशन जॉब साइट पे डाली है वो आपको नहीं दिख रही है। हमेशा अच्छा आइडिया है कि जब भी आप कैटेगरी की लिस्ट बनाएंगे, उन कंपनीज़ की वेबसाइट पर हमेशा करियर पेज होता है। अगर करियर पेज में अप्लाई करने का ऑप्शन है तो वहीं से अप्लाई करिए, या उनके ईमेल प्रोवाइडेड है करियर्स का तो उस करियर्स के ईमेल पर भी अपना ईमेल करिए। काफ़ी बार वो मेल डायरेक्टली HR के पास जाता है और HR आपको रेलेवेंट प्रोफाइल में कंसिडर कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जॉब साइट्स पे नहीं रिलाई करना है, कंपनी वेबसाइट्स पे डायरेक्टली मेल भी करने हैं। थर्ड, अपने नेटवर्क से हेल्प लीजिए। देखिए, आपने CV बना लिया, आपने प्लान बना लिया, आपने कंपनीज़ को रीच आउट करना भी शुरू कर दिया जिसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं, आपके CV में कीवर्ड के स्किल्स भी हैं। अब हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत हो, वहाँ आप अपने नेटवर्क से हेल्प लीजिए। स्पेशली जब आप एक एक्सपीरियंस इंसान हैं जिसके पास थोड़ा सा क्रेडेंशियल है, तो कई बार क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत डिफरेंट नहीं है या आपका CV बहुत अलग से यूनिक निकल के नहीं आ रहा है, आपको इंटरव्यू कॉल आसानी से नहीं आ रही। वहाँ पर अच्छी अप्रोच ये है कि जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है आप उनको बोलिए अपना रेफरेंस देने के लिए। अगर वो आपके काम के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं या आपको अच्छा प्रोफेशनल मानते हैं तो वो आपकी रिकमेंडेशन ज़रूर करेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स ये हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि कोई हायरिंग मैनेजर है किसी कंपनी में, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपके प्रोफाइल पर, बट आप अगर किसी के थ्रू उन तक पहुंचते हैं तो दे कैन पुट इन अ वर्ड। ये कोई सिफारिश लगाने जैसा नहीं है, ये सिर्फ एक कन्विक्शन देने जैसा है कि जो आपको हायरिंग मैनेजर को बता पाए कि हाँ मैंने इनके साथ काम किया है और ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, इनका काम बहुत इफ़ेक्टिव है, इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सेकंड, लिंक्डइन या कोई सोशल मीडिया जहाँ भी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ ज़रूर कनेक्ट करिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है पिछले प्लान के हिसाब से बट आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा अप्रोच ये है कि लिंक्डइन पर लोगों को रीच आउट करिए। बट लिंक्डइन पर रीच आउट करते हुए ध्यान रखिए कि आप किसी को अगर मैसेज करते हैं हाय आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन योर कंपनी, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अगर किसी को भी हेल्प के लिए मेल करना है तो आपने बहुत स्पेसिफिक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। स्पेसिफिक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी को मेल करते हैं कि हाय आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन योर कंपनी, तो ध्यान रखिए उनके पास हो सकता है ऐसे 50 मेल रोज़ के आते हों जिसको वो इग्नोर कर देते हों। अगर आप बहुत क्लियरली लिख सकते हैं कि आपके प्रोफाइल में क्या खास बात है इस जॉब से रिलेटेड और आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ईमेल या जो आपका मैसेज है लिंक्डइन पर या किसी और सोशल मीडिया साइट पर उसको अच्छे से लिया जाएगा। वरना लोगों को लगेगा बस इन्होंने धक्के से हर जगह एक मैसेज भेजने का अपना काम कर दिया, कुछ सिंसेरली भेजा नहीं है, तो इनको रिप्लाई भी नहीं करना। थर्ड, अगर आप किसी को रीच कर रहे हैं, चाहे पोटेंशियल रिक्रूटर हैं, पोटेंशियल हायरिंग मैनेजर हैं, अगर पॉसिबल है तो अपने आइडियाज़ और सजेशंस उनसे ज़रूर शेयर करिए। ये टिप स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो आप क्या करिए, आप कुछ आइडियाज़ और सजेशंस
जो आप थोड़ा स्टडी करके अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकते हैं, वो उनको ज़रूर भेजिए जो आपके हायरिंग मैनेजर हैं, जिन्होंने पोजीशन क्रिएट करा है या उस कंपनी में जिसको आप लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट कर पा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपके कमिटमेंट को बेसिकली वो देख पाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल पूरा हमारा ये देखें सजेशन टिप्स, तो उसमें काफ़ी लार्ज पार्ट ये है कि आपको कन्विंस करना है सामने वाली कंपनी को कि आप इस कंपनी के लिए राइट चॉइस हैं, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप समझाएं कि आप इस चीज़ पे कमिटेड हैं। तो एक तरीका कमिटमेंट का अपना पुराना एक्सपीरियंस और अपने रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स दिखाना है। एक तरीका ये है कि आप थोड़ा डीप जाके उनके बिज़नेस को आइडियाज़ दें, और अगर उन्हें आपके आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो क्या पता वो ज़रूर आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल करें। लास्टली, अपना काम सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं कोर्सेरा से कोर्स करके या एडेक्स से कोर्स करके सिर्फ उसके सर्टिफिकेट डाल रहे हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या आपने कोई साइड वर्क किया है तो उसके बारे में ज़रूर मेंशन करिए। उससे आपके प्रोफाइल को विजिबिलिटी मिलेगी और आपके सही स्किल सेट के बारे में लोग जानेंगे। लास्टली देखिए, जॉब सर्च किसी के लिए भी या फिर ये कहिए कि 95% लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल फ़ेज़ होता है। बहुत बार लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो पेशेंट रहिए, अपने को डाउट मत करिए, बिकॉज इसमें 90% चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप सही प्रोफाइल बना सकते हैं, सही सीवी बना सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बट रियलिटी इज़ कि वो कॉल आएगा नहीं आएगा, किसी कंपनी में जॉब ओपनिंग है या नहीं, वो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, उस कंपनी की करंट सिचुएशन, वहाँ के जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है जो शायद आपके पर्सनल कैपेबिलिटी और उसके बाहर है। तो अगर कभी आपका जॉब नहीं लग रहा है या कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिए कि आपके में कमी है। आप अपनी अप्रोच चेंज करिए, अपने क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और अपनी सीवी को चेंज करिए, एंड देन अपने प्लान के हिसाब से और जगह अप्लाई करिए। लास्ट पॉइंट, कभी भी जॉब सर्च में एक चीज़ आई विल रिकमेंड टू एनी फ्रेशर्स या वर्किंग प्रोफेशनल, कभी भी सैलरी के लिए या जनरली किसी भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। उससे क्या होगा, अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क को सैलरी के लिए या किसी के लिए आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, धीरे धीरे वो आपका प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी और एक ना एक दिन वो सैलरी या आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करते रहते तो शायद आपकी सैलरी आज पहले से भी ज़्यादा होती। एक आध साल में शायद आपको ऊपर नीचे वो समझ ना आए, बट 4 या 5 साल के अंदर आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसका इंटेंशन ये है कि जब भी क्वालिटी ऑफ वर्क पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हमारी प्रोफाइल कमज़ोर हो जाती है और लॉन्ग टर्म में हमारी करियर ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो इसका ध्यान रखना है जॉब सर्च में। इतने ही थे आज के हमारे 5 पॉइंट्स। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका जॉब सर्च से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसका भी आंसर करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन के टिप्स हमने ज़रूर पहले ही चैनल पर डाले हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करिए। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।